नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में फिर हम लोग झारखंड पीजीटी जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आज का आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंडीगढ़ के लिए मास्टर प्लान निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। यानी जो हमारा चंडीगढ़ था जो कि प्लान सिटी था इंडिया का, तो ये जो प्लान सिटी था, नियोजित शहर जो था, इसका जो मास्टर प्लान था वो किसने तैयार किया था। ऑप्शन आपके सामने, हावर्ड, बार्जेस, डब्ल्यू रिज या ली कार्बोजियर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ली कार्बोजियर। अब ली कार्बोजियर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो चंडीगढ़ का वास्तुकार यानी जो मास्टर प्लानर था, जो वहाँ की योजना बनाया था, प्लान किया था, टाउन प्लानिंग जो किया था चंडीगढ़ का, वो ली कार्बोजियर था। और ये ली कार्बोजियर एक फ्रांस के सिटीजन थे, फ्रांस के नागरिक थे। ओके, ली कार्बोजियर ने चंडीगढ़ शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। 1952 से 1959 के बीच चंडीगढ़ की रचना ली कार्बोजियर ने की। यानी जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान जो तैयार किया था ली कार्बोजियर ने, ये इंडिया आए थे 1952 में। ठीक है, 1952 में आते हैं और 1959 तक ये स्टडी करते हैं। 7 साल तक स्टडी करने के बाद ये चंडीगढ़ का मास्टर प्लान तैयार करते हैं और फाइनली वो मास्टर प्लान 1959 में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित भूवैज्ञानिक काल में से किस काल में उत्पन्न हुआ था। यानी इंडो गंगेटिक प्लेन का जो विकास है वो किस काल में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्वाटरनरी यानी चतुर्दिक जो समय काल था, भूवैज्ञानिक काल, जिसको क्वाटरनरी भी कहते हैं। तो इसी काल में गंगा और जो इंडस बेसिन है इसका डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मैच द फॉलोइंग है और मैच द फॉलोइंग में कुछ एक तरफ आपका दिया हुआ है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट और दूसरा तरफ दिया हुआ है 2001 से 2011 के बीच जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था उसको दिया हुआ है। तो देखिएगा, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि सबसे जो ज़्यादा ग्रोथ रेट हुआ था वो कोडरमा में हुआ था। तो इस तरीके से भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा 2001 से 2011 के बीच में कोडरमा में हुआ था। ओके, और जो सबसे कम हुआ था वो आपका धनबाद में हुआ था। ठीक है, डी का 3। अब यहाँ देखिए ऑप्शन चूंकि इस प्रकार का दिया हुआ था तो एक ऑप्शन जो कोडरमा है इसी से ये करेक्ट आंसर इसका पकड़ा रहा था कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ था वो कोडरमा में हुआ था। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद गिरिडीह का जो था वो गिरिडीह का 28% था सॉरी, और धनबाद का सबसे कम था यानी डी का 3 था। तो यहाँ डी का 4 नहीं बल्कि डी का 3 होना चाहिए और सी का 4 होना चाहिए यानी चतरा का 31%। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोडरमा का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ था। ठीक है, सबसे कम धनबाद का था, फिर गिरिडीह का था 28% और उससे भी ज़्यादा था चतरा का। ओके, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर जो सी है यानी तीसरा है वो करेक्ट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मानसून के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में नहीं मिलते हैं। यानी मानसूनी वन कहाँ नहीं मिलता है। तो कोलंबिया में मिलता है, वेस्ट इंडीज़ में मिलता है, जापान में भी मिलता है, न्यूजीलैंड में
मानसूनी वन नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूजीलैंड का स्थिति है, जो लोकेशन है, ये मानसूनी हवाएं जब चलती है तो इसका स्थिति कुछ दक्षिण की तरफ है, ठीक है। और यहाँ जो अवरोध मिलना चाहिए मानसूनी हवाओं को रोकने के लिए, जो वर्षा कराए, तो वो अवरोध बैरियर नहीं मिल पाता है न्यूजीलैंड में। जो जापान में है वो न्यूजीलैंड में आपको नहीं देखने को मिलता है। और जो न्यूजीलैंड की अवस्थिति है वो भी देखिएगा तो उत्तर से आपका दक्षिण की तरफ ये न्यूजीलैंड का जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलता है। और इसका कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो हवाओं को रोक नहीं पाता है, तो हवाएं निकल जाती हैं, वर्षा नहीं करवा पाती, इसलिए न्यूजीलैंड में मानसूनी जो वन है वो नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर है मैच द फॉलोइंग, और इसमें एक तरफ दिया हुआ है मिट्टी और एक तरफ दिया हुआ है उसका रीजन, क्षेत्र, ठीक है। वर्टिसोल, एंटीसोल, ऑल्टीसॉइल और ऑक्सीसॉइल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। जो यूएसडीए का जो सॉइल क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है। तो हम भारत में अगर देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्टी सॉइल पाया जाता है। ओके, ए का 2, तो ए का 2 आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, इसी से बन जाएगा। कभी कभी जो इंसेप्टी सॉइल है उसके बारे में भी दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वर्टिसोल ना हो तो वहाँ इंसेप्टी सॉइल्स होता है इंडिया में। तो इंडिया का जो मैक्सिमम सॉइल है वो इंसेप्टी सॉइल्स है। तो वर्टी सॉइल हो गया हमारा इंडिया में, एंटी सॉइल हो गया हमारा नॉर्वे में, जो अल्टी सॉइल है वो चाइना में है, और जो ऑक्सी सॉइल है ये ब्राज़ील में है। और यही जो ऑक्सी सॉइल है जो कि ब्राज़ील में है, यही वहाँ चरनोजम मिट्टी कहलाती है, ठीक है। चरनोजम मिट्टी कहलाती है ब्राज़ील में, और इसी में कॉफ़ी का खेती होता है। जो सेंटोस पोर्ट है, कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस पोर्ट है, वो इसी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी ब्लैकर ने जनसंख्यांकिकीय संक्रमण के कितने चरण परिभाषित किए हैं? यानी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, मॉडल है, उसमें कितने स्टेप को इन्होंने बताया है? तो ये 5 स्टेप को बताया है। इसके पहले भी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थॉमसन और नोटेस्टिन ने दिए हैं, इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का 3 स्टेप बताया है। पहले 3 स्टेप बताते हैं, फिर इसमें सुधार करते हैं और ये 5 स्टेप को एक्सेप्ट करते हैं। जबकि सीपी ब्लैकर ने ये 5 स्टेप को इन्होंने बताया है। अब देखते हैं, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये मूल रूप से डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने 1929 में दिया, ठीक है, जिसे नोटेस्टिन ने 1945 में संशोधित करके वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। यानी जो थॉमसन थे ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी 1929 में देते हैं, और उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके ये जो नोटेस्टिन थे वो 1945 में देते हैं, और इसे एक साइंटिफिक वे में देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस कारण जो नोटेस्टिन है इनको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। यानी दिए तो पहले थे थॉमसन, लेकिन इसे साइंटिफिक वे में प्रस्तुत जो किए थे वो नोटेस्टिन किए थे, सो दैट नोटेस्टिन को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का जनक कहा जाता है, माना जाता है। थॉमसन और नोटेस्टिन ने जन्म दर और मृत्यु दर के परिवर्तनों के आधार पर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। यानी जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस के आधार पर जो थॉमसन और नोटेस्टिन थे इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का 3 स्टेज बताया, ठीक है। जबकि जो सीपी ब्लैकर थे इन्होंने इन अवस्थाओं को 5 भागों में विभाजित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदानुक्रम एक वर्गीकृत क्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन है समुदाय, प्रजाति, परिवार या शाकाहारी। जब आप देखेंगे तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, और ये देखने से ही ऑप्शंस को आप क्लियर कर लेंगे और अलग कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, शाकाहारी ये जैविक पदानुक्रम का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, बल्कि कोई सोसाइटी है, कोई रेस है, कोई फैमिली है, ये रिलेटेड है जैविक पदानुक्रम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस की पहचान करें। यानी इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो क्या मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, प्लॉटर ये है आउटपुट डिवाइस, जबकि डिजिटाइजर जो है वो है हमारा इनपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कुल प्राकृतिक रेशम उत्पादन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जिला के समूहों में से आता है। तो प्राकृतिक रेशम के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो नेचुरल कॉटन टेक्सटाइल है ये हमारा पलामू, हजारीबाग और रांची में बहुत अधिक उगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जो तसर सिल्क है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हमारे झारखंड राज्य में है वो सरायकेला खरसावां में होता है और पश्चिमी सिंहभूम में। तसर सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में होता है, जबकि झारखंड में प्राकृतिक रेशम का उत्पादन पलामू, हजारीबाग और रांची में बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक तरफ दिया हुआ है झारखंड के डिस्ट्रिक्ट और कुल रोपित क्षेत्र में स्थान, यानी जो हम लोग कृषि योग्य भूमि में जहाँ हम लोग कृषि योग्य कार्य करते हैं तो उसका प्रतिशत के बारे में पूछा है। तो जब हम प्रथम स्थिति की बात करते हैं यानी कुल रोपित क्षेत्र में प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो रांची का आता है। ओके, किसका आता है? रांची का आता है। और दूसरा स्थान पर गुमला आता है, तीसरा स्थान पर हमारा पश्चिमी सिंहभूम आता है और चौथा स्थान पर दुमका आता है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है 2 नंबर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन के कुल उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ब्राज़ील का कितना हिस्सा है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये 40%, यानी अमेजन बेसिन का जितना भी दक्षिण अमेरिकी देशों में विस्तार है इसमें उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है जो कि ब्राज़ील में है, तो अमेजन बेसिन का कुल 40% जो वर्षावन है वो हमारा ब्राज़ील का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट, कुर्द सांस्कृतिक क्षेत्र निम्नलिखित देशों में से किस देश तक नहीं बढ़ाया गया है? कुर्द एक जनजाति है। ओके, और जो कुर्द जनजाति है ये तुर्की में, इराक में और ईरान में देखने को मिल जाएगा। जॉर्डन में इसका विस्तार नहीं पाया जाता है। हाँ, कुर्द एक जातीय और भाषाई समूह का सदस्य है जो कि दक्षिण पूर्वी अनातोलिया के वृक्ष पर्वत, पश्चिमी के जाग्रोस पर्वत में रहता है। अगर हम देखें तो ईरान में, इराक में, पूर्वोत्तर सीरिया और पश्चिमी आर्मेनिया में ये निवास करते हैं। और कुर्द एक जनजाति है। ओके, जो कि जॉर्डन में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ पर्वतनीय दिया है और एक तरफ संबंधित स्थलाकृतियाँ, भू आकृतियाँ दिया हुआ है। तो जो प्री कैम्ब्रियन काल था, जो कैलोडोनियन काल था, जो बर्किसकान था और जो अल्पाइन था। तो अल्पाइन का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है वो टॉरस पर्वत देखने को मिलता है। ठीक, जो कैलिडोनियन है, कैलिडोनियन जो भारत का महादेव है, महादेव पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये हमारा कैलिडोनियन श्रेणी का है। और जो प्री कैम्ब्रियन है ये अल्गोमन पर्वत, और बर्किसकान ये बरिस्कान, यूराल पर्वत इसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि जब तक आप डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं नहीं। देखने में भले ही आपको लगता होगा कि बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल है बनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि की दर किस शताब्दी के अंत से तेजी से दर्ज की गई? यानी कौन सी शताब्दी है जहां उस शताब्दी के अंत से जनसंख्या की वृद्धि में बहुत तेजी से देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, 17वीं शताब्दी के अंत से जनसंख्या वृद्धि दर में बहुत तेजी देखने को मिला है। ओके, 1785 के बाद। अब यहाँ स्टेटमेंट और रीजन का एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में पूछा है, परिणामन भाव और उद्देश्य के आमूल परिवर्तनों का महत्वपूर्ण आधार था जिससे वह भूगोल उस समय गुजरा था। दूसरा, क्षेत्रीय विभेदन की व्यक्तिवृत्त भौगोलिकता से असंतोष था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन की बात यहाँ हो रही है और यहाँ जो रेडिकल ज्योग्राफी था जिसमें कुछ चेंजेस आए थे उसकी बात कर रहा था। तो दोनों तो करेक्ट है बट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने में हेल्पफुल रहा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।